अनुपमा अपने मायके आई हुई थी। उसकी भाभी को चोट लग गई थी, फिर भी वो सबको बहुत परेशान कर रही थी। राधिका और मनोहर जी ने अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए अनुपमा और आलोक की शादी करीब 3 महीने पहले हुई थी। इतने कम समय में वो 5वीं बार मायके में रहने आ गई। पति आलोक को अनुपमा के इस तरह मायके जाने पर कोई ऐतराज नहीं था। उसे पता था कि जब वो लौटेगी तो खूब सारा सामान व रुपए साथ में लाएगी। अनुपमा अपने पिता मनोहर जी और भाई विकास की बहुत ही लाडली थी। उसका हाल चाल पूछने के बाद मनोहर जी फोन पर कारोबारी बातें करने में व्यस्त हो गए और विकास फैक्ट्री का काम देखने चला गया। अचानक अनुपमा को ख्याल आया और उसने अपनी माँ राधिका से पूछा, माँ भाभी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही हैं। बेटा वो अपने कमरे में आराम कर रही है। राधिका जी की आवाज़ में चिंता के भाव भर आए थे। क्यों? कल रात वो बाथरूम में फिसल गई थी। आज उसकी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। इसी कारण उससे हिला भी नहीं जा रहा है। उफ! अनुपमा ने अजीब सा मुंह बनाया। थोड़ी देर बाद तुम उसके साथ डॉक्टर के यहाँ चली जाना। सॉरी माँ, मैं यहाँ आराम और मौज मस्ती करने आई हूँ। मुझे किसी काम के झंझट में मत डालो प्लीज़। राधिका जी को अपनी बेटी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और अनुपमा अपनी कविता भाभी से मिले बिना ही नहाने धोने के लिए अपने कमरे में चली गई। अनुपमा नहा धोकर आराम से सो गई। उसके बाद जब वो कमरे से बाहर आई तब तक लंच का समय हो गया था। डाइनिंग टेबल पर होटल से आया हुआ खाना सजा था। अनुपमा इस बात से बहुत खुश हुई, पर उसके भाई और पिता नाराज हो गए। उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं कविता को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, इसीलिए घर में खाना कौन बनाता? राधिका जी ने नाराजगी भरे अंदाज में अपनी तरफ से सफाई दी। अनुपमा तो घर पर ही थी, तो फिर उसने खाना क्यों नहीं बनाया? ये शब्द उन दोनों में से किसी की जुबान पर नहीं आए, क्योंकि इस घर में अनुपमा पर घर के कामों की जिम्मेदारी डालने की अहमियत दोनों ने कभी महसूस ही नहीं की थी। खाना खाने के बाद अनुपमा ने 10 मिनट का समय कविता के साथ बिताया, फिर अपने कमरे में घुसकर उपन्यास पढ़ने में मग्न हो गई। शाम को अनुपमा अपनी एक पुरानी सहेली से मिलने चली गई। लौटने के बाद देर तक आलोक से फ़ोन पर गपशप करती रही। रात का खाना राधिका जी ने अकेले बनाया। अनुपमा ने काम में जरा भी हाथ नहीं बटाया। इस बात का गुस्सा राधिका जी के मन में लगातार बना रहा। इसी कारण राधिका जी का माइग्रेन का तेज दर्द उभर आया और वो बिना खाना खाए सोने चली गई। कविता का खाना उसके कमरे में विकास लेकर गया। अनुपमा ने अपनी भाभी का ख्याल रखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगले दिन सुबह राधिका तेज सिर दर्द के कारण पलंग से उठ नहीं पाई। जब तक अनुपमा अपने कमरे से बाहर निकली तब तक मनोहर जी और विकास बिना नाश्ता किए काम पर निकल चुके थे। अनुपमा ने अपने व कविता के लिए मक्खन ब्रेड तैयार किए। थोड़ा सा किचन में काम करते हुए उसका मूड काफ़ी खराब हो गया था। कमर का दर्द कल से ज़्यादा बढ़ गया है। कविता के मुंह से ये बात सुनकर अनुपमा और भी ज़्यादा चिड़ी चिड़ी सी हो गई। राधिका जी ने अनुपमा के सामने फ़ोन करके अपने पति व बेटे को बाहर ही लंच करने की सलाह दी। रसोई में घुसने के झंझट से बचने के लिए अनुपमा अपनी एक अन्य सहेली के घर चली गई। शाम को लौटी तो पाया कि राधिका जी सिर पर चुन्नी बांधे कमरे में लेटी हैं। रात का खाना तैयार करने के लिए तब अनुपमा को मजबूरन रसोई में घुसना पड़ा। मैं यहाँ गैस के सामने खड़े होकर पसीना बहाने नहीं आई हूँ। तुम सास बहू को साथ साथ बीमार पड़े रहना है तो मुझे वापस भेज दो। खाना पकाते हुए अनुपमा लगातार इसी तरह बड़बड़ाकर अपना गुस्सा प्रकट करती रही। अभ्यास न होने के कारण अनुपमा खाना अच्छा नहीं बना सकी। उसके पिता व भाई ने तो चुपचाप आधा अधूरा पेट भर लिया, पर राधिका जी चुप नहीं रह सकी। तुम ढंग से दाल सब्जी भी नहीं बना सकती हो अनुपमा, राधिका ने उसे डांटा। मुझे शर्म आ रही है ये सोचकर कि आलोक के साथ तुम कैसे इस तरह रहती होगी। आलोक के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ और सब मुझे सिराखों पर बिठाकर रखते हैं, अनुपमा ने चिढ़कर जवाब दिया। जिस पत्नी को घर के काम नहीं आते उसकी पति के घर में कभी इज्जत नहीं होती है अनुपमा। मेरी होती है, क्योंकि मेरे सास ससुर अलग रहते हैं और उन्हें ना माइग्रेन है
और ना मेरी ननद की कमर में दर्द रहता, जो उन्हीं के साथ रहती है। अनुपमा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि कविता और मुझे ताना दे रही हो। माँ, तुम जैसा चाहो वैसा समझ लो, मुझे भूख नहीं है। नाराज अनुपमा झटके से कुर्सी से उठी और पैर पटकती हुई अपने कमरे में जा घुसी। विकास, तुम कल कविता को स्पेशलिस्ट को दिखाओ। अनुपमा मायके आकर परेशान और नाराज रहे, ये बात ठीक नहीं। मनोहर जी भी नाराज से हो उठे और अपने कमरे में चले गए। माँ, कविता कामचोर तो बिल्कुल नहीं है, कमर दर्द का बहाना नहीं कर रही है वो। विकास ने भी नाराजगी दर्शाते हुए अपनी पत्नी का पक्ष लिया। मुझे मालूम है बेटा कि मेरी बहू काम करने वाली और समझदार है। तुम उस अनुपमा की बातों पर ध्यान देकर परेशान मत हो। उसे खुद को अच्छी गृहिणी बनने की समझ अभी तक नहीं आई है। विकास को इस तरह समझाकर शांत करने के बाद राधिका गहरे सोच विचार में लीन हो गई। अगले दिन विकास कविता को हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने ले गया। बाद में दोनों कविता की बुआ के घर चले गए। रात को दोनों वहीं से खाना खाकर लौटे। अनुपमा को सारा दिन किचन में काम करना पड़ा। इस कारण वो भरी बैठी थी और उनके घर में घुसते ही दोनों से झगड़ पड़ी। ये कमर दर्द का बहाना अच्छा है, जिसके कारण खूब घूमने का मौका मिलने लगा। उसने जहर बुझे स्वर में दोनों को सुनाया। फिल्म देखो, बाजार में घूमो, नौकरानी की ड्यूटी देने के लिए ही तो मैं मायके आई हूँ। बेकार की बातें मुंह से निकालकर दिमाग मत खराब कर अनुपमा। आज विकास ने उसे डांट दिया। भैया, दिमाग तो तुमने अपनी पत्नी का खराब कर रखा है, उसे ज़रूरत से ज़्यादा सिर पर चढ़ाकर। अरे, जो इंसान ठीक से खा रहा है, ठीक से सो रहा है, रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जा सकता है, उसे घर का काम करने में क्या आफत आ जाती है। कविता को काम करना कभी नहीं खटकता है। ये तो तुम ही हो कामचोर, जिसकी 2 दिन काम कर लेने से ही जान निकली जा रही है। विकास के इन वाक्यों ने अनुपमा को बुरी तरह भड़का दिया। उसने अपने भैया भाभी को खूब सुनाया और खुद ही रोने बैठ गई। पूरे घर का माहौल उसके क्लेश करने के कारण तनावपूर्ण और बोझिल हो गया। अंततः अपने पिता की डांट सुनकर ही अनुपमा चुप हुई। अगर मुझे ही सारा काम करना है तो भाभी को यहाँ शोपीस बनाकर रखने की क्या ज़रूरत है। मायके में जाकर क्यों नहीं आराम करती हैं। कमरे में घुसने से पहले अनुपमा ने अपना गुस्सा प्रदर्शित किया। अगले दिन सुबह अनुपमा को ये देखकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि कविता का भाई उसे मायके ले जाने के लिए आया हुआ है। विकास के हाव भाव से उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। इस कारण घर में कोई ज़्यादा बोल भी नहीं रहा था। कविता ने जब विदा ली तब अनुपमा उसे ये सुनाने से नहीं चूकी। भाभी, मुझे मालूम है कि आप मेरे यहाँ आकर रहने से खुश नहीं हो। मेरे विदा होते ही आपका कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा और यहाँ वापस भी आ जाओगी। कविता की आंखों में जो आंसू उभरे, उन्हें नाटक बताकर अनुपमा ने खारिज कर दिया। कविता के ना रहने पर अनुपमा ने घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाना खुशी खुशी शुरू कर दिया। विकास उससे नाराज बना रहा। राधिका भी चुप चुप ही रहती। अपने पिता में भी उसने बदलाव महसूस किया। वे भी गंभीर और सोच में डूबे नजर आते। मायके आकर अनुपमा इस बार ना ज़्यादा आराम कर सकी और ना ही ज़्यादा मौज मस्ती। लौटने वाले दिन उसे एक और झटका लगा। राधिका ने उसे अपने पास बैठाकर चिंतित लहजे में जानकारी दी। अनुपमा, तुम्हारे भाई और पिता दोनों को बिजनेस में अचानक तगड़ा नुकसान हुआ है। कर्जा लेने की नौबत आ गई है। उफ, ये तो बहुत बुरी खबर है। माँ, अनुपमा की आंखों में फौरन चिंता के भाव उभरे। इस बार आलोक से तुम हमारी तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना। माफ़ी किस बात के लिए? हम अपनी मजबूरी के चलते तुम्हारे साथ ना कोई सामान भेज पाएंगे और ना ही रुपए दे पाएंगे। इस बात की तुम सब फिक्र मत करो। पहले से ही तुम लोगों ने उन्हें इतना सारा दे रखा है। सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा और उन सब की अगर कोई शिकायत हुई तो वो दूर हो जाएगी। जब तक बिजनेस संभल नहीं जाता, हम तुमसे मिलने भी नहीं आ पाएंगे। तुम अपना ध्यान रखना बेटी। राधिका की आंखों में आंसू छलक आए। मेरी फिक्र मत करो माँ, मुझे अपने घर में कोई दिक्कत ना ही कभी हुई है और ना ही आगे होगी। इसी तरह के आश्वासन अपने पिता व भाई को देते हुए
अनुपमा ने उन दोनों की भी चिंता दूर करने की कोशिश दिल से करी। अनुपमा उनके सामने खूब मुस्कुराती रही, पर वापस घर में कदम रखते हुए उसका मन भी अजीब सी बेचैनी से भर उठा। ये पहला अवसर था जब अनुपमा के सामान में सास ससुर, ननद व पति को देने के लिए कई सारे उपहार मौजूद नहीं थे। सबको उम्मीद रहती थी कि घर में एसी लगवाने को वो रुपए साथ लाई होगी, पर उसका पर्स खाली था। आलोक के पिता का फोन आलोक के पास आया कि उसके पास कुछ पैसे हो तो वो एक नया एसी खरीद कर ले। बिजनेस में ज़्यादा नुकसान हो जाने के कारण इस बार मैंने पापा और भैया को अपने ऊपर खर्चा करने से बिल्कुल रोक दिया। आप ये बुरी खबर सबको बता देना। आलोक को ये बताते हुए अनुपमा ने खुद को शर्मिंदा होते हुए महसूस किया, इसीलिए उसे अपने ऊपर तेज गुस्सा आया। वो अकेले आलोक के साथ तो रहती थी, पर आलोक के माता पिता, भाई और बहन अनुपमा के लाए सामान को बड़े हक से इस्तेमाल करते थे। आलोक ने अनुपमा से कुछ कहा तो नहीं, पर अनुपमा ने उसकी आंखों की चमक को साफ बुझते देखा। उस रात जब दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे तो अनुपमा ने बताया कि खाली हाथ आने के प्रति बाकी लोगों की प्रतिक्रिया भी उसके प्रति बड़ी खराब रही। आजकल सेंसेक्स उछाल मारकर आसमान छू रहा है और समधी जी का बिजनेस घाटे में चला गया। अपनी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आई। आलोक ने अपने पिता की बात दोहराई, देखो जी, इस बात का जिक्र करना बंद करो कि खाली हाथ मायके से आई है। इस तरह दोनों घरों की बाहर वालों के सामने बेइज्जती कराने से क्या फ़ायदा है। उसकी सास की नाखुशी उनकी आवाज़ की चुभन से साफ झलक रही थी। बढ़ती गर्मी में इस साल भी सड़ना पड़ेगा, कहे आलोक ने उसे यूं गुस्से से घूरा जैसे एसी न लगवा कर अनुपमा ने कोई जुर्म किया हो। किसी बाहर वाले के सामने अनुपमा के मायके से खाली हाथ आने का जिक्र नहीं करेंगे। इस बात को कई बार उसके सामने दोहराने के बावजूद किसी ने भी इस पर अमल नहीं किया। हर रिश्तेदार, पड़ोसी व परिचित के सामने ये बात कह दी गई कि बहू के मायके से मिलने वाली चीज़ों का दुनिया को लालच हो, पर हमें बिल्कुल नहीं है। हमारी अनुपमा इस बार मायके से खाली हाथ आई है, पर हम में से किसी के माथे पर कोई सिकन नहीं है और ना ही मुंह पर शिकायत का एक शब्द। अनुपमा ने 2 दिन बाद रात को आलोक से शिकायत की, आपके घर वालों ने ये क्या तमाशा बना रखा है। मुंह से वे कुछ भी कहें, पर मन लालची है सबके, और ये बात मेरी समझ में अब अच्छी तरह से आ गई है। ये देखकर मेरे मन को गहरा सदमा लगा कि उन सबका प्यार मेरे प्रति, उनके व्यवहार की मिठास मेरे मायके से आने वाले सामान और रुपए के कारण ही थी। मेरे घर वाले लालची नहीं हैं। उन्हें अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने रीति रिवाज ना निभाते हुए तुम्हें ऐसे खाली हाथ ससुराल भेज दिया। इस कारण हमारी भी बेइज्जती हुई है। आलोक के इस कठोर जवाब को सुनकर अनुपमा रोवासी सी हो गई। कड़वी चुभने वाली बातें उसे और भी कई मामलों में सुनने को मिलने लगी। उसे नॉवेल पढ़ने का शौक था। इस बार मायके जाने से उसे अपने इस शौक को पूरा करने का खूब मौका खुशी खुशी दे देते हैं। घर का बहुत सा काम कर देते थे। आलोक की माँ भी आए दिन खाना बना देती थी। एक बाई भी आती थी। अब उसका व्यवहार बदल गया। उसने नॉवेल खोला नहीं कि आलोक कोई शिकायत भरी बातें सुनाकर उसके लिए कोई न कोई काम निकाल लेता। समझदार पत्नी ना नॉवेल पढ़ती है, ना देर तक सोती है। अब तुम नई नवेली नहीं रही हो अनुपमा, घर के कामों की जिम्मेदारी संभालना शुरू करो अब। सास ससुर की टोका टाकी की शुरुआत से अनुपमा का दिल तो बहुत कुढ़ता, पर पति के आदेश का पालन करने को वो मजबूर थी। आलोक ऑफिस से लौटता तो रोज ही उसे खूब सुनाता कि किसकी पत्नी क्या क्या खाना टिफिन में देती है। अनुपमा, तुम्हें ढंग से सब्जी तक बनानी नहीं आती। धेले भर का काम नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें। पूरा दिन सोने को मिले तो भी कम है। तुम्हारा अमीर बाप की बेटी होना मेरे किस काम का। ऐसी शिकायतों व रोज रोज होने वाले क्लेशों के कारण अनुपमा और आलोक के संबंध बिगड़ने लगे। अनुपमा अपना पक्ष बयां करती तो आलोक ध्यान से उसकी बातें सुनने के बजाय फौरन चिढ़ और गुस्से का शिकार हो जाता। गुस्से में आकर उसने एक शाम अनुपमा के कई नॉवेल फाड़ दिए।
तुम सुधर जाओ, नहीं तो किसी दिन मेरा हाथ तुम पर उठ जाएगा। एक दिन आलोक के मुंह से ये धमकी सुनने के बाद अनुपमा घंटों रोई और पूरे 3 दिनों तक उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करी। अनुपमा का अपने पति व ससुराल वालों के बदले व्यवहार को देखकर खूब खून फूंकता, तो दूसरी तरफ उसके मन में अपने माता पिता व भाई के प्रति भी गहरी शिकायत व नाराजगी बढ़ती गई। सारी समस्या की जड़ इस बार उन लोगों का मेरे साथ सामान व रुपए ना भेजना है। सारी दुनिया अपनी विवाहित बेटियों के ससुराल वालों को खूब देती है, उनकी ना देने की मजबूरी होगी, पर मेरी जान तो मुसीबत में डाल दी उन्होंने। ऐसी बातें सोच सोच कर वो मारे तनाव के अपने सिर में भयंकर दर्द पैदा कर लेती है। पिता के घर से लौटने के करीब महीने भर बाद अनुपमा का एक रविवार का दिन तो बहुत खराब बीता। उस दिन आलोक ने डांट फटकार व अपमान के अलावा उसे कुछ नहीं दिया। सबसे पहले तो नाश्ते में बनाए पोहे में उससे बहुत तेज नमक पड़ गया। नाराजगी दर्शाते हुए वो लंच के समय कमरे से बाहर नहीं आई, तो आलोक ने उसकी चिंता नहीं करी। आलोक ने सिर्फ एक बार आकर खाना खाने को पूछा। वो पास के किसी होटल से खाना लाया था। अनुपमा ने इनकार किया, तो बाद में कोई उसका हालचाल पूछने नहीं आया। दोपहर बाद अनुपमा ने देखा कि 2 सूखी पूरियां थी। शाम को आलोक अपने दोस्तों से मिलने चला गया। वहीं से वो माता पिता के घर चला गया। उपेक्षित व अपमानित महसूस करती हुई अनुपमा कभी गुस्से से सबके खिलाफ बड़बड़ाने लगती, तो कभी दुखी होकर आंसू बहाती रही। तभी अनुपमा की माँ राधिका का फोन आया, तो वो ज्वालामुखी की तरह आग उगलने लगी। तुम सबकी कंजूसी और नासमझी की सजा आज मुझे भुगतनी पड़ रही है माँ। पहले तुम सबने मेरे लालची ससुराल वालों की दे देकर आदतें खराब क्यों करी? इस बार तुम लोगों ने हाथ खींचकर अच्छा नहीं किया माँ। यहाँ आलोक ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। इस नर्क में जीने के बजाय मैं आत्महत्या करना बेहतर समझूंगी। भावावेश के कारण अनुपमा की ऊंची आवाज बुरी तरह कांप रही थी। अनुपमा देर तक अपने मन की भड़ास निकालती रही। राधिका ने बड़े सब्र से उसकी सारी बातें अधिकतर खामोश रहकर सुनी। अपनी शिकायतों से खाली हो चुकने के बाद अनुपमा दुखी होकर रोने लगी। माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उसने सुबकते हुए पूछा। इन लोगों को लालची रूप देखकर मेरा मन कांप जाता है। कैसे गुजरेगी मेरी जिंदगी रात दिन के क्लेश व ताने झेलकर। मेरी बात ध्यान से सुनेगी बेटी। राधिका की गंभीर आवाज अनुपमा के कानों में पहुंची। हाँ माँ। अनुपमा ने आंसू पोंछते हुए वादा किया। देख बेटी, समाज में हम सबका जीवन लेन देन के सिद्धांत पर आधारित है। बिना दिए कुछ नहीं मिलता। तुम ठीक कह रही हो माँ। इस बार मेरी ससुराल वालों को आप लोगों से कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे प्यार, इज्जत व सुख सुविधाएं देना बंद कर दिया है। कुछ पलों की खामोशी के बाद राधिका जी ने कहा, बेटी, बुरे वक्त में हमें सीख लेनी चाहिए, अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। तेरे पिता और भाई तुझे लाड के कारण कुछ ज़्यादा देते रहे थे, पर तूने उसका गलत मतलब निकाल लिया। मायके के साथ जीवन नहीं कटता, जीवन तो बेटी ससुराल वालों के साथ कटता है, और पति के माँ बाप, भाई बहन का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे पैसे के चक्कर में तुम पत्नी बनने से रह गई और सोचने लगे कि आलोक तुम्हारे पैसे का दीवाना है। ये बताओ, तुमने रात के अलावा आलोक को कब एहसास जताया कि तुम उसकी पत्नी हो? थोड़ी देर रुककर उन्होंने आगे कहा, आलोक और उसके माता पिता का फ़ोन मेरे पास 4 दिन पहले आया था। उनकी नाराज़गी तुम्हारे पैसे ना लाने से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से है। तुम अपने व्यवहार से आलोक के साथ वही करो जो तुम चाहती हो कि आलोक तुम्हारे साथ करे। वे सब तुम्हारा और आलोक का भला चाहते हैं। सुनो, घर ठीक कर लो, नहा धो लो। तुम्हारी सास ने कहा है कि वे सब घर का बना खाना लेकर तुम्हारे घर 2 घंटे में आलोक के साथ आ रहे हैं। उन्हें निराश ना करना बेटी। अनुपमा ने ये सब सुनकर खुद को मन ही मन धिक्कारने लगी कि उनकी इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी समझ कहाँ गई। उसने माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी, पर अगले संडे तुम और पापा, भाई और भाभी के साथ डिनर पर आना। मैं बताऊंगी कि खाना बनाना किसे कहते हैं।
2 रविवारों के बाद आलोक और अनुपमा ऐसे हो गए जैसे वे एक जान दो बदन हों। अनुपमा ने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया था। वो आप सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी थी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।